हाय एवरीवन। काफ़ी ऑथर और काफ़ी जो राइटर हो गए वो मुझे पागल कहेंगे ये बात कहने के लिए, और फिर भी मैं कहूँगा क्योंकि देखो, जो मुझे कहना है, हर किसी को जो भी कुछ कहना होता है वो कह के रहता है। अब उसे अप्लाई कैसे करना है, उसे कैसे लेना है, वो तो बस ऑडियंस के ऊपर होता है, जो व्यूअर्स होते हैं उनके ऊपर होता है। तो MTV हसल 3.0, MTV हसल जितने भी सीज़न है मैंने सारे फॉलो किए, हर एक एपिसोड फॉलो किया है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि जो ऑथर है, जो राइटर है, जो सॉन्ग्स राइटर भी है, उनके लिए ये MTV हसल मतलब एक समझो कि कोर्स भी हुआ, जहाँ पे वो राइमिंग्स सीख सकते हैं, जहाँ पे जो लिखावट है उसके बारे में। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है जो रैप करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे रैपर्स अपने गाने खुद लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो सारे गाने वो खुद लिखते हैं। और MTV हसल्स में इतने सारे आर्टिस्ट आते हैं जहाँ पे वो अपनी अपनी जो खूबी है वो दिखाते हैं। गायकी और जो रैप करना वो तो है, लेकिन जो उनकी लिखावट है, जो उनकी सोच है, वो मुझे काफ़ी अमेज़ करती है। MTV हसल जो पहला सीज़न था उसमें किंग, बेला, काफ़ी सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जिनकी लिखावट मुझे पसंद आती थी। उसमें से किंग बहुत आगे निकल गए। उसके बाद जो MTV सीज़न 2 आया उसमें श्रुति तावड़े, पैराडॉक्स, MC स्क्वायर, JD47, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे। और अभी भी जो MTV हसल 3.0 आया है उसमें किरण शर्मा, फिर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बॉबी है, फिर बुर्रा है, बहुत सारे, फिर 100 RBH, ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं। मैं नाम सभी आर्टिस्ट के कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है। कुछ ऐसे भी होंगे जिसको आप रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप हिप हॉप को इतना फॉलो करोगे तो पता होगा, नहीं करोगे तो आपको इतना पता नहीं होगा। लेकिन देखो, मैं जो लिखावट की बात करने वाला हूँ कि लिखावट है ना, जो उसमें जो इतने सॉन्ग हैं उसमें क्या सोच रहती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है पता है कि जो ऑथर होते हैं, जो सॉन्ग राइटर होते हैं, उनको ऐसे ये लोग ना मुझे ये पूछते हैं कि यार तुम्हारे दिमाग में ऐसे सॉन्ग कहाँ से आते हैं या फिर कितना टाइम लगता है। देखो एक बात बताऊँ, ये रियलिटी है कि कोई हर रोज़ सॉन्ग नहीं लिखता। हर रोज़ किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि 4-5 सॉन्ग एक ही दिन में आ जाए। एक ही दिन में आप पूरा सॉन्ग कंपोज भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो बस इंस्टिंक्ट होता है। और ये सारी चीज़ें तब हेल्प करती है। देखो क्राफ्ट क्या होता है पता है, हीरा जब तक मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है उसकी वैल्यू कोई नहीं होती। वो एक स्टोन ही होता है, उसे घिसना पड़ता है, उसे बार बार घिसना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर जाके वो हीरा बनता है, डायमंड बनता है। तो वैसे ही हर एक आर्ट होता है। जैसे ऑथर या राइटिंग ऐसी स्किल है जहाँ पे क्या है कि छोटा छोटा लिखना वहाँ से शुरू होती है। पहले लिखावट कहाँ से शुरू होती है कि आप पहले पोइट्री लिखते हो या कुछ भी छोटा छोटा लिखते हो, उसके बाद लिखते जाते हो, जानते हो उसके बारे में और लर्न करते हो। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करते हो, फिर अच्छा और बड़ा लिखना स्टार्ट करते हो। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि जब ना लिखावट में क्या होता है कि कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से कैसे कनेक्ट है, फ्लो। देखो सॉन्ग्स में, बुक में, हर एक चीज़ में ना फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो बात की जाती है, जैसे डीनो भाई कहते हैं या फिर डी कहती है, PR कहते रहते हैं, कभी कभी बादशाह भाई भी कहते हैं कि कनेक्ट नहीं हुआ, फ्लो अच्छा नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सॉन्ग राइटर को जो आर्टिस्ट है उनको कहते हैं, सॉन्ग्स में भी होता है, लिरिकली भी फ्लो, लिरिकली अच्छा होता है लेकिन फ्लो नहीं बैठता। तो ये चीज़ है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस वजह से रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सॉन्ग भी लिखता हूँ। तो मेरे दिमाग में वो भी सोच रहती है कि मैं ऐसे लिखूँ जहाँ पे फ़्लो ना टूटे, कोई भी रीडर का फ़्लो ना टूटे। अट्रैक्शन जब मैंने लिखी है तो वो 200-250 पेज की होती। अगर मैं वही
वही क्राफ्ट पब्लिश करता तो 200-250 पेज की होती। लेकिन मैंने क्या किया कि उसमें से जो अनवांटेड पार्ट था रीडर्स के तरफ से, कि जहाँ पे ऐसा लगे कि यार फ्लोर टूट रहा है, समझ रहे हो, तो मैंने वो पार्ट हटा दिया। 150 पेज की बुक बनाने के पीछे 130 या 140 पेज रखने के पीछे मेरा यही थॉट था कि पहले तो रीडर आपसे कनेक्ट करे एज एन ऑथर, और वो स्टोरी से मतलब जो मेन पार्ट है, जो मेन चीज़ें लर्न करने वाली है, जो कैरेक्टर पकड़ने की चीज़ें, वो जल्दी कर पाए। ना कि ऐसा हो कि यार भाई वो 1 वीक लगा है पहले बुक पढ़ने में और कनेक्ट ही ना कर पाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑथर हो तो सिर्फ चेतन भगत, फिर बड़े बड़े जो ऑथर है कोलिन हूवर और ऐसे बड़े बड़े ऑथर की बुक्स पढ़ते रहो, उनके पॉडकास्ट देखते रहो, उनके वीडियोस देखते रहो और आप लर्न करो। ऐसा नहीं है। आपको ऐसे शो भी देखने चाहिए जहाँ पे आर्टिस्ट अपने गाने गाता है। मैं कोई इंडियन आइडल और वो सारी बातें मतलब वो सारे शो देखने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई भी रियलिटी शो देखने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे जहाँ पे मतलब पहले भी गाए हुए गाने गाते हैं या फिर कुछ, वो भी एक आर्ट है, वो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। लेकिन मैं ऐसे शो की बात करता हूँ जहाँ पे दुनिया भर के आर्टिस्ट अपने गाने गाते हैं, जो खुद कंपोज किए गए, जो खुद लिखे गए। तो MTV हसल 3.0 सिर्फ यही सीज़न देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा, पीछे भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, लेकिन वो पूरा MTV हसल है, उसे देखो, उसके क्राफ्ट को देखो, उसको जो लिखा गया है उसकी लिखावट को देखो, आर्टिस्ट को देखो। काफ़ी हेल्प होगी और काफ़ी बड़े बड़े अच्छे आइडियाज़ भी आएंगे। फिर तो आपके ऊपर है, आप उस आर्ट को, क्राफ्ट को कैसे लेते हो। तो बस मेरी तरफ से इतना ही था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।